हेलो एस्पिरेंट्स, ब्रेनियक आईएएस में आपका स्वागत है। मैं निखिल दुबे आज आपके लिए लाया हूँ डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है ये ओरिजिनेट हुआ था केशवानंद भारती केस में, जिसमें 24 अप्रैल 1973 को जजमेंट आई थी एंड इट प्रोवाइडेड द कंसेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले कि केशवानंद भारती जी कौन थे। केशवानंद भारती वॉज द चीफ प्रीस्ट एट श्री एडनीर मठ। एक केरला में मठ था जिसका नाम था श्री एडनीर मठ इन कसरगोड केरला। तो हुआ क्या था, जो 1970 में केरला लैंड रिफॉर्म लेजिस्लेशन आया, जिसमें जो उनके एडनीर मठ था उसके 300 एकड़ ऑफ लैंड को गवर्नमेंट एक्वायर करना चाह रही थी। तो जिसके लिए श्री केशवानंद भारती जी अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्लीडिंग द एक्ट वायलेट्स आर्टिकल 26। उन्होंने कहा कि वी हैव द फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स ऑफ आवर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। तो जो आपकी केरला लैंड रिफॉर्म लेजिस्लेशन है वो हमारा आर्टिकल 26 को वायलेट कर रही है, एंड ही अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट एंड दिस पिटिशन ऑफर्ड द अपॉर्चुनिटी टू सुप्रीम कोर्ट टू डिटरमाइन द अमेंडिंग पावर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी के चलते 1 साल करीबन लगी थी, और 1 साल के बाद ये डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आया, जिसके अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक पार्ट है, बेसिक एसेंस है, जिसको पार्लियामेंट चेंज नहीं करती थ्रू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैसे होता है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है अंडर आर्टिकल 368 of the Constitution. Constitution amendments in India are the changes or additions made to the Constitution of India. These amendments are governed by Article 368 of the Constitution. This Article 368 provides the procedure for amending the Constitution. और ये जो constitutional amendments हैं, they can be proposed in either house of parliament, and this should be passed by 2/3 of the majority of the member present and voting, as well as simple majority of total membership of each house. After passage in parliament, the amendment must be ratified by at least half of the state legislation, because as this amendment will affect the position of state governments also, so this required the ratification of at least half of the state legislation before being signed into law by the President of India. Once the President signed the act, it becomes law. What are the situations which led to this historic judgment of Keshwanand Bharati, or the emergence of the basic structure of the Constitution? तो क्या हुआ कि after the independence we have brought land reforms in India. तो land reforms में क्या था कि इंडिपेंडेंस से पहले और लैंड रिफॉर्म्स आने से पहले कुछ जो ज़मींदार थे बड़े उन पर बहुत सारी ज़मीनें हुआ करती थी, गांव पे गांव हुआ करते थे उनके पास, और जो छोटे किसान थे वो उन ज़मींदारों के यहाँ काम करते थे, और उन पे ज़मीन के नाम पे टुकड़ा भी नहीं हुआ करता था, और बहुत ही छोटी ज़मीनें हुआ करती थी। एंड टू ब्रिंग द इक्वलिटी, तो गवर्नमेंट हैड इंट्रोड्यूस्ड लैंड रिफॉर्म लेजिस्लेशंस, बट दीज लैंड रिफॉर्म लेजिस्लेशंस केम इन conflict with some of the fundamental rights, जैसे आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, 19 राइट टू फ्रीडम, एंड आर्टिकल 31 दैट इज रिलेटेड टू प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये इसके कॉन्फ्लिक्ट में आया। जो लैंड रिफॉर्म्स थे दे आर कमिंग इन कॉन्फ्लिक्ट विद आर्टिकल 14, 19 एंड 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो टू इंट्रोड्यूस द चेंजेस टू प्रोवाइड exceptions to certain fundamental rights for the implementation of land reforms, the first constitutional amendment act was introduced. तो पहली constitutional amendment act में क्या था? It was introduced in 1950. तो this first constitutional amendment act provided exceptions to article 14, 19 and 31, and the 2 articles were added to the constitution, that is article 31A and 31B, which was challenged in Shankari Prasad case in 1951. तो पहले संविधान संशोधन, पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एक्सेप्शंस प्रोवाइड की थी आर्टिकल 14, 19 एंड 31 को,
और 2 नए आर्टिकल 31A और 31B कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया, जिससे लैंड रिफॉर्म्स को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर दे। फिर इसको चैलेंज किया गया शंकरी प्रसाद केस में। तो शंकरी प्रसाद केस में जो पिटिशनर थे, पिटिशनर का क्या कहना था कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लॉ है तो आपने आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में बोला है कि द स्टेट शेल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और एब्रिजेस द राइट कन्फर्ड बाय द पार्ट 3 of the Constitution, and any law made in contravention of this provision shall to the extent of contravention be void। कि कोई लॉ नहीं बन सकता which takes away the rights conferred by the part 3 of the constitutions। अगर कोई ऐसा लॉ होगा that is null and void। तो आप अगर लॉ बना रहे हैं तो ये आपके आर्टिकल 13 क्लोज 2 को वायलेट कर रहा है। सिंस नो लॉ कैन बी मेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड। तो रिस्पोंडेंट जो कि कोर्ट था, उन्होंने बोला कि सिंस आर्टिकल 31A एंड 31B हैव बीन इनेक्टेड इन परसुएंस ऑफ DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने ये जो आर्टिकल 31A और 31B को इम्प्लीमेंट किया। तो इम्प्लीमेंट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल मेंशन अंडर आर्टिकल 39B एंड 39C, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने ये आर्टिकल इंट्रोड्यूस किए हैं। तो उसके लिए पार्लियामेंट कैन प्रोवाइड एक्सेप्शंस टू सम फंडामेंटल राइट्स इन फेवर ऑफ DPSP। कोर्ट ने बोला पार्लियामेंट कुछ फंडामेंटल राइट्स को एक्सेप्शन प्रोवाइड कर सकती इन द फेवर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ DPSPs एंड अंडर द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एज अ रिजल्ट Supreme Court gave the decision in favor of the government and upheld the validity of first constitutional amendment act। कोर्ट ने बोला कि जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो सही है, उसको वैलिड रखा और गवर्नमेंट के फेवर में अपना डिसीजन दिया। तो इसके चलते आगे क्या हुआ, IC गोलकनाथ केस हुआ 1967 में। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट था उसने नया विजन लिया। सुप्रीम कोर्ट चेंज्ड इट्स लास्ट इंस्टेंस, है ना। Supreme Court adopted a new vision. The court had held that the fundamental rights are sacrosanct in nature। sacrosanct क्या होता है? sacrosanct ऐसी कोई भी चीज़ जिसको चेंज नहीं कर सकता, जो भी sacred है ना। तो कोर्ट ने बोला कि the fundamental rights are sacrosanct in nature and cannot be amended in any manner by the parliament। किसी भी सिचुएशन में फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड नहीं कर सकते क्योंकि ये sacred है, sacrosanct है। तो it further held that कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। उन्होंने बोला कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है इस पे हम जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं और पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स। तो इसमें कोर्ट ने बोल दिया कि द फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड एज दे आर सैक्रोसैंक्ट। तो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स आया कि गवर्नमेंट ने 24th और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट निकाल दिया टू ओवररूल द जजमेंट ऑफ द कोर्ट। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 में क्या हुआ, इट एडेड आर्टिकल 13 क्लॉज 4 इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 13 क्लॉज 4 ऐड कर दिया जो बोलता है कि दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अंडर आर्टिकल 368 कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट फॉर वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स। कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैं आर्टिकल 368 के अंदर, उनको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते कि ये आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। अगर ऐसी सिचुएशन हुई, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स आप सोच के देखें कि वायलेट हो रहे हैं बट हम उनको चेंजेस नहीं कर सकते, तो इज इट अ ट्रू डेमोक्रेटिक स्टेट? तो गवर्नमेंट विल बिकम ए ऑटोक्रेटिक एज वी हैव सीन। कि अगर गवर्नमेंट के पास मतलब फुल पावर है कि वो कैसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट कर सकती है, तो गवर्नमेंट विल मेक दिस डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अ ऑटोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एज वी हैव सीन इन जर्मनी। एडोल्फ Hitler has changed the Weimar Constitution of Germany from democratic to dictatorial constitution बना दिया था उन्होंने। हिटलर ने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर दिया था। तो अगर गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड पावर होगी तो इट विल अफेक्ट्स द राइट ऑफ द सिटीजन एंड द स्टेट विल नो लॉन्गर बी डेमोक्रेटिक स्टेट। तो उन्होंने बोला कि 10 आर्टिकल 13 विल नॉट बी एप्लीकेबल टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट made under article 368 and constitutional amendment act are not subject to judicial review। बोला और constitutional amendment act judicial review नहीं कर सकते आप और इनको चैलेंज नहीं कर सकते।
अगर ये आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट किया। ये था 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971। और फिर 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या बोलता है? इसने आर्टिकल 31C ऐड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, जो बोलता है कि एनी अमेंडमेंट टू द फंडामेंटल राइट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ DPSP अंडर आर्टिकल 39B एंड 39C कैन नॉट बी चैलेंज फॉर वायलेटिंग आर्टिकल 14, 19 एंड 31। कि किसी भी तरह का संशोधन या अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट्स में DPSP को इन्फोर्स करने के लिए अगर हम कोई भी अमेंडमेंट कर रहे हैं तो उसको हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते कि वो आपके आर्टिकल अंडर 14, 19 और 31 को वायलेट कर रहे। ये दो गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स किया गोलकनाथ के जजमेंट के, कि कोर्ट ने बोला कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट ने उसको ऑटोक्रेटिक बनाना चाहो और फंडामेंटल राइट्स को बोल दिया कि हम कि उसको चैलेंज ही नहीं कर सकते कोर्ट में। इसकी वजह से आगे चल के जो हमारा डॉक्ट्राइन आएगा जिसको हम बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। फिर IC गोलकनाथ केस के बाद आया केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में जो ये 24वें और 25वें संविधान संशोधन किए गए थे, 24th एंड 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वर चैलेंज्ड इन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस ऑफ 1973। ये कब हुआ था? 24 अप्रैल 1973 को। आपको पता है कि लास्ट 2023 में 24 अप्रैल को केशवानंद भारती जजमेंट को 50 साल पूरे हुए हैं, तो इस पर्सपेक्टिव से भी हमारे ये UPSC में इम्पोर्टेंट हो सकता है। इन केशवानंद भारती केस सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला देयर एग्जिस्ट एन इम्प्लाइड लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कि पार्लियामेंट संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन का एक लिमिट के अंदर ही अमेंड कर सकता है, अनलिमिटेडली कैसे भी अमेंड नहीं कर सकता है। सम पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड एज दे फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट हैं जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन के, बेसिक पिलर्स है जिसके ऊपर ये कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा है। और अगर आप उन पार्ट्स को चेंज कर दोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन कोलैप्स हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन का जो वजूद ख़त्म हो जाएगा। बट सुप्रीम कोर्ट भी बहुत ज़्यादा चालाक है क्या कि सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट डिफाइन कि व्हाट एग्जैक्टली फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर एज द गवर्नमेंट विल मिसयूज इट, कि ये बेसिक स्ट्रक्चर। एंड इन नंबर ऑफ द केसेस सुप्रीम कोर्ट kept on indicating the parts of the constitution which forms the basic structure. तो basic structures क्या हैं? Basic structures are those part of the constitution without which constitution may lose its basic character, जैसे equality, sovereignty, secularism, rule of law, federalism, separation of power, parliamentary democracy, etc. ये कुछ parts हैं basic structure के, है ना। एग्जाम्पल हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ बेसिक स्ट्रक्चर हैं जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आप अगर उनको चेंज कर देंगे तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस है वो ही चेंज हो जाएगा। टू प्रोटेक्ट द डेमोक्रेटिक स्टेट। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो केशवानंद भारती केस है इसमें सिर्फ केशवानंद भारती जी की वजह नहीं हुई, दो इन केशवानंद भारती हैज़ लॉस्ट दिस केस, बट ये जो जीत है ये सिर्फ केशवानंद भारती जी की नहीं है, ये जीत है देश की डेमोक्रेसी की। इन दिस केस द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया विंस। कोर्ट ने बोला कि दो सम DPSPs, कुछ DPSP may be given priority over some fundamental rights like Article 39B, 39C can be given priority over Article 14, 90 and 31। कोर्ट ने बोला कि ठीक है कुछ DPSP के इम्प्लीमेंटेशंस के लिए हम उनको प्रायोरिटी दे सकते हैं फंडामेंटल राइट्स पे, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको बदल नहीं सकते हैं। जैसे आर्टिकल 39B एंड 39C के इम्प्लीमेंटेशंस के लिए हम जो ठीक है आर्टिकल 14, 19 एंड 31 को हम एक्सेप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट पार्लियामेंट डज नॉट हैव अनलिमिटेड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। की पार्लियामेंट किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट डज नॉट हैव द पावर टू अमेंड होल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि उसका जो बेसिक एसेंस है वही खत्म हो जाए, है ना।
तो गवर्नमेंट ने क्या रिस्पॉन्स किया, तो गवर्नमेंट भी बौखला गई। गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विथ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42वें संविधान संशोधन गवर्नमेंट ला दी 1976 में, 1976 में, जिसमें आर्टिकल 368 क्लॉज 4 और 368 क्लॉज 5 ऐड कर दिया, जिसमें क्या था, दिस इनेबल द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन अनलिमिटेड मैनर, कि हम 42वें संविधान संशोधन से आर्टिकल 368 क्लॉज 4 और 368 क्लॉज 5 इंट्रोड्यूस करेंगे, जिससे गवर्नमेंट बोलती है कि हमको पावर मिल जाएगी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को किसी भी तरह से अमेंड कर सकते हैं। बट अगर ऐसा हो जाएगा तो डेमोक्रेसी खतरे में आ सकती है हमारी। तो कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट में फिर ये चैलेंज हुआ, मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1980 में, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इसको चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एस अमेंडमेंट इज टेकिंग अवे द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि जैसा आपने देखा कि इसमें बोला कि इनेबल्स द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन एन अनलिमिटेड मैनर, अब कैसे भी अमेंड कर सकती है, कोर्ट का कोई सही नहीं है। कोर्ट ने बोला कि as this amendment is taking away the power of judicial review, and since judicial review is a part of basic structure of the constitution, the court struck down clause 4 and clause 5 of article 368। कोर्ट ने ये जो क्लॉज 4 और क्लॉज 5 था आर्टिकल 368 का, उसको नल एंड वॉइड कर दिया। बोला कि एज द जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यू कैन नॉट टेक द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द कोर्ट। फिर कोर्ट ने फर्दर बोला कि no law giving effect to any of the DPSP can be challenged on the ground that it violates fundamental rights under Article 14, 19 and 31। और कोर्ट ने बोला कोई भी लॉ अगर DPSP को कोई इफेक्ट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, इट कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट। ऐसा नहीं है कि कोर्ट में जो चैलेंज नहीं कर सकते, जुडिशियल रिव्यू ऑफ पावर कोर्ट की आप नहीं ले सकते हैं, as this is a part of basic structure of the constitution। Supreme Court restored the position of Article 31C to what it was prior to 42nd Constitutional Amendment Act। सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्टिकल 31C की बोला कि 42वें संविधान संशोधन, जिसमें बोला कि अनलिमिटेड पावर है गवर्नमेंट पे, पार्लियामेंट पे टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, पहले की जो कंडीशंस थी उस पोजीशन पे आर्टिकल 331C को रिस्टोर कर दिया, है ना। तो ये था हमारा केशवानंद भारती केस, कि कैसे ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट हुआ और इसका भारत की जो डेमोक्रेसी को कैसे केशवानंद भारती जी ने बचाया। तो वो अपने जो मठ था, अपने रिलीजियस राइट्स को बचाना चाह रहे थे, बट दिस केस हैज़ गिवन द वे टू द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, और दिस इज़ अ हिस्टोरिक केस इन इंडियन हिस्ट्री written in golden words in the constitutional book। So friends, thank you। ये ब्रेनियक IAS की तरफ से आपके लिए छोटी सी प्रेजेंटेशन। थैंक यू।